नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मदन वर्मा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज से आप लोगों के लिए एक नई वीडियो सीरीज़ प्रारंभ की गई है, जिसमें कि सामान्य अध्ययन के सभी विषयों पर आप लोगों के लिए 1000 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला प्रारंभ की गई है, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसमें प्रत्येक वीडियो में 50-50 प्रश्न दिए जाएंगे और ये सभी प्रश्न आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि इनमें ये प्रश्न दिए गए हैं जो अब तक की विगत वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए हैं या तो इसकी पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज का ये वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि ये वीडियो सीरीज़ आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है जिसके माध्यम से हम और भी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। तो आज का ये पहला वीडियो इतिहास से है और इतिहास में प्राचीन इतिहास से संबंधित है और इस सभी वीडियो सीरीज़ में आपको चैप्टर वाइज वीडियो प्रदान किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, चैप्टर वाइज आपको वीडियो प्रदान किया जाएगा, जिसमें कि आपको टॉपिक को समझने और एक क्रम श्रृंखला के हिसाब से पढ़ने पर आपको तैयारी करने में आसानी होती है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो पहला प्रश्न है इसमें, बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को कहा जाता है। आप भी अपने हिसाब से सोच सकते हैं इसका आंसर। बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे कहा जाता है ऐतिहासिक स्रोत। क्या कहा जाता है? ऐतिहासिक स्रोत कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। क्या आंसर सही हो जाएगा दोस्तों? ऋग्वेद में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में अशोक के अभिलेखों को किसके द्वारा पढ़ा गया? तो सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को किसके द्वारा पढ़ा गया था? तो ये पढ़ा गया था जेम्स प्रिंसेस के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? जेम्स प्रिंसेस के द्वारा। यानी अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने वाला कौन व्यक्ति था? वो था जेम्स प्रिंसेस। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्राचीन कालीन किन ग्रंथों में सोर्स जनपदों का उल्लेख हुआ है? तो किन ग्रंथों में सोर्स जनपदों का उल्लेख हुआ है? वो हुआ है ए और बी दोनों में। यानी अंगुत्तर निकाय में भी इसका उल्लेख है और ये भगवती सूत्र में भी इसका उल्लेख है। ए और बी दोनों इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किस शासक के प्राप्त हुए हैं? तो भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किस शासक के प्राप्त हुए हैं? ये हुए हैं अशोक के। किसके? अशोक के। सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के प्राप्त होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? तो इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? तो इनमें से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी पुराण। पुराण जो है श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक किसका ग्रंथ है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा जातक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। किसका ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, यानी त्रिपिटक किस धर्म ग्रंथ से संबंधित है? तो किस धर्म ग्रंथ से संबंधित है दोस्तों? आप सभी लोग गेस करिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कि ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक जो है ये किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, ग्रंथ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है? सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है दोस्तों? यह है मनुस्मृति। मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है।
चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है? आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? ये दी जाती है महाभारत को। किसे दी जाती है दोस्तों? महाभारत को दी जाती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बुद्धचरित पुस्तक के रचनाकार हैं। बुद्धचरित पुस्तक के रचनाकार हैं। तो बुद्धचरित पुस्तक के रचनाकार कौन है? यह है अश्वघोष। कौन है दोस्तों? अश्वघोष। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हर्षचरित पुस्तक के रचयिता हैं। हर्षचरित पुस्तक के रचयिता हैं। हर्षचरित पुस्तक के रचयिता कौन है? यह है बाणभट्ट। किसने लिखा था? बाणभट्ट द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, हर्षचरित। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। इंडिका पुस्तक के लेखक हैं। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? यह है मेगस्थनीज। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? मेगस्थनीज। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्राचीनतम पुराण है। प्राचीनतम पुराण इसमें से कौन सा है? तो वो है मत्स्य पुराण। इसमें से सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके अपना भी अनुमान लगा सकते हैं दोस्तों। हम तो जल्दी पढ़ा रहे हैं, आप लोगों का आंसर बता ही रहे हैं। आप लोग अगर इसका अनुमान लगाना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके अनुमान लगा सकते हैं। चलिए, तो अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो ये हैं पाणिनि। कौन है इसके दोस्तों? पाणिनि। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तो इसमें किस अभिलेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तो ये हुआ है द्वितीय मुख शिलालेख से। ठीक है, द्वितीय मुख शिलालेख अभिलेख से दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख प्राप्त हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सियूकी नामक यात्रा विवरण किससे संबंधित है? तो सियूकी नामक यात्रा विवरण किसने लिखा है? ये लिखा है वेनसोंग ने। किसने लिखा है दोस्तों? वेनसोंग ने। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो मिलिंद पन्हो ये राजा मिलिंद और किसके बीच में किस बौद्ध भिक्षु के बीच संवाद का रूप है? तो ये है नागसेन के बीच। ठीक है, राजा मिलिंद और नागसेन के बीच का संवाद है जिसे मिलिंद पन्हो में संकलित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पर प्रकाश डाला गया है? यह राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। यह कौटिल्य की अर्थशास्त्र पुस्तक किससे संबंधित है? राजनीतिक नीतियों से संबंधित है, न कि आर्थिक जीवन से या फिर अर्थशास्त्र से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक का नाम है। तो कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? यह है राजत रंगड़ी। राजत रंगड़ी पुस्तक कल्हड़ द्वारा रचित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। महाभाष्य के रचनाकार का नाम है। तो महाभाष्य के रचनाकार कौन थे? महाभाष्य के रचनाकार हैं पतंजलि। कौन है दोस्तों महाभाष्य के रचनाकार? महाभाष्य के रचनाकार हैं पतंजलि। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथों एवं उनके रचनाकारों को सुमेलित कीजिए। चलिए, इधर एक तरफ जो है रचनाएं दी गई हैं और एक तरफ उनके लेखक या रचनाकार दिए गए हैं। तो अर्थशास्त्र पुस्तक जैसा कि आप लोग जानते हैं किसकी पुस्तक है? ये कौटिल्य की पुस्तक है। मुद्रा राक्षस ये किसकी पुस्तक है? तो ये विशाख दत्त की पुस्तक है। महाभाष्य किसने लिखा है? तो ये पतंजलि द्वारा लिखी गई है। और मृच्छकटिकम पुस्तक किसकी है? तो ये शूद्रक की पुस्तक है। ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक था। तो कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम यानी यह मालविकाग्निमित्रम किसके द्वारा रचित है दोस्तों? तो ये कालिदास द्वारा रचित है। और इसका नाटक का नायक कौन था? तो ये था अग्निमित्र। अग्निमित्र इस नाटक का नायक था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चंदवर दाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है।
चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? यह है पृथ्वीराज रासो। कौन सा? चंद्रबरदाई द्वारा कौन सी रचित ग्रंथ है? पृथ्वीराज रासो। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? यह है गुफाओं के शैल चित्र के लिए। गुफाओं के शैल चित्र के लिए भीमबेटका आपका प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यह आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। किसके शासनकाल में आया था दोस्तों? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा और लिपि में है? तो अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत व ब्राह्मी लिपि में है। किस में है? प्राकृत व ब्राह्मी लिपि में है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चचनामा सिंध का इतिहास है, इसे किस भाषा में लिखा गया है? तो चचनामा सिंध का इतिहास है, इसे अरबी भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है चचनामा को? अरबी भाषा में लिखा गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। रबतक अभिलेख संबंधित है, तो रबतक अभिलेख किससे संबंधित है? रबतक अभिलेख संबंधित है कनिष्क से। किससे संबंधित है दोस्तों? रबतक अभिलेख संबंधित है कनिष्क से। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है, तो भारत में प्राचीनतम मुद्रा किसे माना जाता है? यह माना जाता है आहत सिक्कों को। आहत सिक्के को भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो एरण अभिलेख का संबंध किससे है? एरण अभिलेख का संबंध जो है भानुगुप्त से है। किससे है? भानुगुप्त से। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवाल से संबंधित है? तो इसमें से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवाल से संबंधित है? तो ये संबंधित है हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग नरेश खारवाल से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? तो हरिसेन जो है ये प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक है हरिसेन, और ये किसके दरबार में था? तो ये किसके दरबार में था दोस्तों? ये था समुद्रगुप्त के दरबार में। किसके? समुद्रगुप्त के दरबार में था। उस दरबारी कवि था समुद्रगुप्त का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? तो ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता यानी ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति, यह किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? तो यह दरबारी कवि था पुलकेशिन द्वितीय का। किसका? पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो ये आया था वेनसोंग। ठीक है, कौन आया था दोस्तों? वेनसोंग। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? यह महमूद गजनवी के शासनकाल में इतिहासकार था। ठीक है, और यह महमूद गजनवी के साथ ही भारत आया भी था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? तो इब्न बतूता मोरक्को। इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? तो इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। कहाँ का निवासी था दोस्तों? मोरक्को का निवासी था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है? तो प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है? ये लिखी जाती है खरोष्ठी। कौन सी लिपि लिखी जाती है? खरोष्ठी लिपि को दाएं से बाएं ओर लिखा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? कंबोडिया में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से रोमन सिक्के मिले हैं?
तो निम्नलिखित में से किस स्थल से रोमन सिक्के मिले हैं? ये मिले हैं अरिकमेडु से। कहाँ से मिले हैं दोस्तों? अरिकमेडु से रोमन सिक्के मिले हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? किसकी? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी कितने में? सन 1861 में। सन 1861 ईस्वी में हुई थी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्लिनी की पुस्तक का नाम है। तो प्लिनी की पुस्तक का नाम क्या है? यह है नेचुरल हिस्ट्री। क्या पुस्तक का नाम है प्लिनी के? नेचुरल हिस्ट्री। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पेरिप्लस ऑफ इरिथियन सी। पेरिप्लस ऑफ इरिथियन सी के लेखक कौन हैं? तो इसमें से लेखक हेरोडोटस, मेगास्थनीज और स्ट्रेबो, इन तीनों में से कोई नहीं है। इसका लेखक अज्ञात लेखक है। ठीक है, इसका पता नहीं चल पाया कि इसका लेखक कौन था इस पुस्तक का। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो ये मिलता है किसके अभिलेख में दोस्तों? ये मिलता है रुद्रदामन के अभिलेख में। किसके? रुद्रदामन के अभिलेख में मिलता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो ये किस अभिलेख में उपलब्ध है उसकी सैनिक उपलब्धियाँ? यह उपलब्ध है प्रयाग के अभिलेख में। ठीक है, प्रयाग के अभिलेख में उसकी समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियाँ वर्णित हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? तो सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख एरन अभिलेख में मिलता है। ठीक है, सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? एरन अभिलेख से मिलता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा को किस नाम से जानते थे? तो प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा को किस नाम से जानते थे? ये जानते थे स्वर्ण भूमि के नाम से। स्वर्ण भूमि के नाम से। ठीक है, किसको? बर्मा को। और बर्मा का वर्तमान नाम क्या है? वर्तमान नाम है म्यांमार। क्या नाम है दोस्तों? म्यांमार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्राचीन काल में दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न बतूता जो कि मोरक्को का निवासी था, ये किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। किसके? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, और ये लास्ट प्रश्न है आज का। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? ये चलाई थी इंडो बैक्टीरियन ने। ठीक है, भारत में स्वर्ण मुद्राएं सर्वप्रथम किसने चलाई थी? इंडो बैक्टीरियन ने। दोस्तों आज की ये वीडियो सीरीज यहीं पर समाप्त होती है। अगर दोस्तों इस वीडियो सीरीज में किसी भी प्रश्न का उत्तर गलत बताया गया हो या किसी प्रश्न में कोई त्रुटि हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम उसमें सुधार करेंगे। तो ये वीडियो सीरीज अगर ये आप लोगों को पसंद आ रही हो तो दोस्तों सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।